हेलो गाइज, मैं स्वाति वैष्णव स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ईजमेंट राइट्स यानी सुखाधिकार के प्रकार। ये आपको दिखेगा 1882 का जो एक्ट है 1882 का ईजमेंट राइट्स का, उसके सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 में इसमें मतलब हमको दिखेगा। देखिए सेक्शन 5 में 4 प्रकार के दिए गए हैं। पहला तो सतत है कंटिन्यूअस ईजमेंट राइट, दूसरा है असतत डिसकंटिन्यूअस, थर्ड है प्रकट यानी कि अपेरेंट और अप्रकट यानी कि नॉन अपेरेंट। 6 में दिया गया है। देखिए जो है मुख्यतः प्रकार नहीं है, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन के आधार पे मतलब जो अवधि जिस अवधि के लिए हम दावा कर सकते हैं सुखाधिकार का, उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो उसको भी आपको लिखना है इसमें टाइप्स में। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, टर्म के आधार पे क्या बोलता है, स्थायी यानी कि परमानेंट, और सीमित अवधि के लिए भी होता है सुखाधिकार जिसको हम बोलेंगे फॉर फिक्स टाइम ड्यूरेशन, सशर्त यानी कि कंडीशनल। देखिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए जो जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि वीडियो में शुरू से आखिरी तक मुझे हिंदी इंग्लिश करनी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, जो अधिष्ठायी स्वामी है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डोमिनेंट ओनर, और जो अनुसेवी संपत्ति है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सर्विएंट हेरिटेज, और जो अनुसेवी स्वामी है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सर्विएंट ओनर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बाद में। तो जैसा कि लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी मीनिंग है, हम इसको एग्जांपल से समझते जाएंगे। पहला जो लिखा हुआ है कंटिन्यूअस ईजमेंट राइट। कंटिन्यूअस ईजमेंट राइट क्या बोलता है कि ऐसा सुखाधिकार है ये जिसको यूज करने के लिए, जिसपे दावा करने के लिए, दावा यानी कि क्लेम, जिसपे क्लेम करने के लिए जो डोमिनेंट ओनर है उसको जरूरी नहीं है कि वो सर्विएंट हेरिटेज पे लगातार कोई यूज करता ही रहे, प्रत्यक्ष रूप से कोई उसका आधिपत्य रहे। ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए सनलाइट है, मेरे घर में खिड़की से सनलाइट आ रहा है, तो मैं जरूरी नहीं है कि रोज उस खिड़की पे मतलब कि कुर्सी लगा के बैठूं ताकि मेरे को मतलब धूप का मैं यूज कर रही हूँ, इससे मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाना है। बस वो मेरे घर में सनलाइट आ रहा है, इस पे ही मैं दावा कर सकती हूँ कि मुझे सुखाधिकार प्राप्त हो गया है। इसके अलावा देखिए सड़क, राजमार्ग की अगर हम बात करें, जो सड़क किसी की निजी संपत्ति नहीं है ना, अगर किसी के घर के सामने की सड़क गली वगैरह की बात करें तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम राष्ट्रीय राजमार्ग या जो सड़क जो गवर्नमेंट की है उस पर बात कर रहे हैं कि अगर उस पर आपको राइट यूज करना है तो आप रोज उस सड़क से निकले जरूरी नहीं है। आप जब चाहे एमपी जा सकते हैं, बाई ट्रेन जाए, बाई रोड जाए, तो आप सिर्फ इसलिए कि कभी कभी यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपको कोई उस रोड का यूज करने से रोक दे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सतत सुखाधिकार ऐसा सुखाधिकार है जिसमें कि डोमिनेंट ओनर को जरूरी नहीं है कि वो सर्विएंट हेरिटेज पे लगातार कोई काम करे या उसका प्रत्यक्ष रूप से यूज करता रहे। वो कभी कभार उसको यूज करेगा तो भी माना जाएगा कि वो उस पे सुखाधिकार का क्लेम कर सकता है, उसको वो राइट है। जस्ट इसके अपोजिट जो डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट राइट है, इसमें क्या होता है कि सुखाधिकार का क्लेम करने के लिए जो डोमिनेंट ओनर है उसको जरूरी है कि वो कुछ ना कुछ कार्य करता रहे सर्विएंट हेरिटेज पे। जैसे ही वो सर्विएंट हेरिटेज पे कुछ काम करना या काम ना करना या फिर उसका यूज करना बंद कर देता है, वैसे ही उसको मतलब क्लेम करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, फिर वो सुखाधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसमें आप एग्जाम्पल देखिए, चारागाह होता है, मतलब पशुओं के लिए दूसरे की जमीन पे अगर आप घास वगैरह देख के चारागाह करवा रहे हैं, मतलब उनको चरा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि जो मछली पकड़ने का जो प्रक्रिया रहता है, तो जैसे ही आपने तालाब से मछली पकड़ना बंद किया, वो तालाब किसी की व्यक्तिगत संपत्ति हो या सार्वजनिक हो, तो मछली पकड़ना बंद किया, तो वैसे ही आपका ये जो सुखाधिकार का दावा है वो करने के आप अधिकारी नहीं रहेंगे। इसके अलावा राइट टू वे, यानी कि हमने इसमें 3 एग्जाम्पल देखा है। पहला तो चारागाह का अधिकार, दूसरा मार्गाधिकार राइट टू वे, और तीसरा फिश यानी मछली पकड़ने का अधिकार। ये डिसकंटिन्यूअस में आता है क्योंकि जैसे ही आप ब्रेक करते हो इसको यूज करना, इस पे काम करना, वैसे ही आपका जो सुखाधिकार पे क्लेम करने का राइट है वो समाप्त हो जाता है। थर्ड है प्रकट यानी कि अपेरेंट। देखिए बेसिकली ये जो डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट राइट है उसी का ये प्रकार है, प्रकट या अप्रकट, यानी कि प्रकट और अप्रकट के तौर पे असतत ईजमेंट राइट होता है। अब इसमें नाम से स्पष्ट है जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, यानी कि डोमिनेंट ओनर अगर सर्विएंट हेरिटेज को यूज कर रहा है, उस पर कोई इंटरेस्ट रख रहा है, हित रख रहा है,
तो उसका अगर कोई प्रत्यक्ष साइन है, कोई चिन्ह है, तो उसके आधार पे बोला जाएगा कि ये जो सुखाधिकार है उसका प्रकार क्या है, एपरेंट डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट राइट। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि देखिए, और चिन्ह की हम जो बात कर रहे हैं तो कोई साइन होना चाहिए यूज करने का, वो साइन जो है आइडेंटिफाइड होना चाहिए किसके थ्रू, किसी कॉमन पर्सन के थ्रू, कोई सामान्य व्यक्ति, वो सामान्य व्यक्ति जो मतलब बिना किसी कोई विशेष काम के आसानी से जान सके कि उसको यूज किया जा रहा है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा। इसमें देखिए कि जैसे देखिए वर्षा का जल है यूज करना, वो भी सतत में आएगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि वर्षा कुछ महीने में ही होती है, पूरे साल भर तो नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कुछ महीने यूज कर रहे हैं, प्राकृतिक तालाब वगैरह बना रहे हैं, तो वो उसमें आएगा सुखाधिकार, इसमें कंटिन्यूअस में। प्रकट वाले में क्या आएगा कि इसमें एग्जांपल देखते हैं, अगर किसी खेत, मान लीजिए ए डोमिनेंट ओनर है, ए जो है डोमिनेंट ओनर है, उसकी खेत से लगी हुई एक जमीन है बी की, बी जो है सर्विएंट ओनर है, और बी की जो जमीन है सर्विएंट हेरिटेज, उस पे एक तालाब है प्राकृतिक रूप से, उस तालाब से वो ए जो है मतलब डोमिनेंट ओनर, वो बी के तालाब से एक नाली बना के अपने खेतों को सींचने के लिए क्या करता है, जल की व्यवस्था करता है, सिंचाई की। तो वो जो कर रहा है उस काम को प्रत्यक्ष रूप से सभी देख सकते हैं, है ना, प्रत्यक्ष रूप से सभी देख सकते हैं। इसलिए ये ऐसा क्या है, मतलब इसमें कोई ऐसा साइन है जिसपे दावा कर रहा है वो कि मैंने इतने साल से इसको यूज करते आया है, तो मैं सुखाधिकार का हकदार हूँ। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो एपरेंट हुआ। अप्रकट इसका जस्ट उल्टा है, अगर आप पानी की चोरी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मतलब ए जो है जो डोमिनेंट ओनर था, अगर बी के तालाब से चाहता है सिंचाई के लिए मैं जल लूं, लेकिन वो मान लीजिए अंडरग्राउंड पाइप लगा देता है ताकि ए को भी बी को भी पता ना चले और किसी गांव की मतलब किसी और व्यक्ति को भी पता ना चले, तो ये चोरी छुपी कर रहा है, इसका कोई ऐसा साइन नहीं है जिसको आम व्यक्ति जान सके। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, अप्रकट हो जाएगा। और जब तक ये अप्रकट को साबित नहीं कर देता, मतलब अपने सुखाधिकार के लिए कोई एविडेंस नहीं दे देता, तब तक ऐसे जो नॉन एपरेंट ईजमेंट राइट है उस पे क्लेम करने का जो हक होता है, मतलब कि क्लेम तो वो कर सकता है, लेकिन साबित करने का पूरी तरीके से भार उसी पे होगा जो इस प्रकार के ईजमेंट का दावा कर रहा है। देखिए 6 में जो है स्थायी सीमित अवधि, तो देखिए ये जो है ये चारों प्रकार में यूज होता है ये, क्योंकि जो सतत है, सतत कंटिन्यूअस ईजमेंट राइट जो है वो तो मुख्यतः क्या होगा, मतलब बिना विवाद की स्थिति में ये क्या होगा, परमानेंट ही होगा। और निश्चित अवधि के लिए इसमें देखिए कि इसमें एग्जांपल लेते हैं हम पट्टा का, लीज। सीमित अवधि के लिए देखिए पट्टा एक निश्चित समय के लिए विक्रय होता है, समझिए। तो पट्टा में 2 पक्षकार होते हैं, एक तो पट्टा कर्ता यानी जिसने अपनी जमीन को, मान लीजिए ए ने अपनी जमीन बी को पट्टे में दी, तो पट्टा कर्ता कौन हुआ, यहाँ पे एक हुआ। पट्टा कर्ता को हम बोलते हैं लेजर, ठीक है, एक पक्षकार लेजर हुआ। दूसरा पक्षकार जिसको भूमि पट्टे पे दी जा रही है वो क्या हुआ, क्योंकि वो ग्रहण कर रहा है पट्टे वाली कॉन्ट्रैक्ट को, संविदा को, इस कारण से जो जिसके पक्ष में जमीन दी गई है पट्टे में वो होता है पट्टा ग्रहीता या फिर पट्टेदार, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीजी। तो ऐसी कंडीशन में निश्चित अवधि के लिए ये हो रहा है, तो निश्चित अवधि तक जिसके मतलब जो लीजी है, जिसके हक में पट्टा दिया गया है, वो एक सुखाधिकार रखता है। जैसे ही पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है उसका वो सुखाधिकार उसमें समाप्त हो जाता है। सशर्त कंडीशनल यानी कि अगर बात ऐसी है कि किसी की मृत्यु पे या फिर ऐसी कंडीशन में जैसे कि सुखाधिकार हस्तांतरण भी हो जाता है, ट्रांसफरेबल होता है, तो अगर किसी और को ट्रांसफर कर दिया गया है और इस शर्त के साथ किया गया है कि तुम कोई ये कार्य विशेष करोगे तो सुखाधिकार समाप्त हो जाएगा, या तुमको पर्टिकुलर ये कार्य नहीं करना है तब तक ही तुम्हारा ईजमेंट राइट इस पर्टिकुलर सर्विएंट हेरिटेज पे जीवित रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि ये कंडीशन है, कंडीशन को ब्रेक करने से आपका राइट जो है समाप्त हो जाएगा, इस कारण से हम इसको कंडीशनल ईजमेंट राइट बोल सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही सेक्शन 5 सेक्शन 6 से स्टडी करना है काइंड्स ऑफ हेरिटेज में, काइंड्स ऑफ ईजमेंट राइट में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।